हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के फीचर्स एंड मेरिट्स ऑफ कंपनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स formed for carrying out business activities and has a legal status independent of its member। ये एक क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ओके, जिसको कैरी किया जाता है, जिसमें कैरी किया जाता है बिजनेस एक्टिविटीज को, और जो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ओके, और इसका एक अपना लीगल स्टेटस है। कंपनी जो है वो बड़े स्केल या लार्ज स्केल के लिए बहुत अच्छा होता है। वो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑन अ लार्ज स्केल। बड़े स्केल पर अगर हमने बिजनेस करना है तो कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल है, बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। कंपनी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका एक लीगल एंटिटी है, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी है। परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कंपनी को हमने आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला? इसके पास अपना कॉमन सील है, ओके, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को रजिस्टर्ड करवाते हैं, लीगल प्रोसीजर के थ्रू हम लोग चल करके उसको रजिस्टर करवाते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, तो वो जो होगा उसको एक लीगल स्टेटस मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि कंपनी हैज़ अ लीगल स्टेटस। कंपनी का एक लीगल स्टेटस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले कहीं ना कहीं हम लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया होगा। और कहाँ हम उसे रजिस्टर्ड करवाएंगे? अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर हम उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे। देन ओनली उस पर्टिकुलर कंपनी का एक अपना लीगल स्टेटस होगा, उसके पास एक अपना कॉमन सील होगा। कॉमन सील क्या है? हर इंसान अगर पढ़ा लिखा है तो वो सिग्नेचर करता है, किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है वो अपनी साइन करता है उस पेपर पे, जिस पेपर पे वो क्लैरिफाई करता है कि मैंने इस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने इस गुड्स को सेल आउट किया है या इस गुड्स को परचेस किया है। तो कॉमन सील एक मोहर है जो कंपनी का नाम को रिप्रेजेंट करता है। कंपनी अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस पर वो अपना सील लगाता है। एंड अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कहने का मतलब है मेंबर्स आएंगे और मेंबर्स जाएंगे, लेकिन कंपनी जो है वो एज इट इज रहेगा। कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा उसके मेंबर्स के जाने से। अगर उसके मेंबर्स चले भी जाएंगे तब भी कंपनी वैसे ही एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज उसका लीगल एंटिटी है। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज द शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। अब कंपनी के मालिक कौन होते हैं? कंपनी के ऑनर्स कौन होंगे? तो शेयर होल्डर्स होंगे। तो शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स ऑनर्स होते हैं कंपनी के। वाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के द्वारा एक बॉडी फॉर्म की जाती है जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी हम किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं जिसे हम डायरेक्टर बोल सकते हैं या चीफ मैनेजिंग बोल सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट कॉल्ड शेयर। क्या अगर कंपनी का कैपिटल है तो हम उसको डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये कंपनी का कैपिटल है जो है 5 लाख रुपए। ओके, तो 5 लाख को हम डिवाइड कर देंगे स्मॉल स्मॉल शेयर्स में। इतना छोटा कर देंगे कि हर व्यक्ति उसको परचेज कर सकता हो। ओके, अब कोई तो आपके कंपनी में आकर के 5 लाख का
शेयर तो एक बार तो परचेज नहीं कर लेगा, तो उस कैपिटल को हम स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और उसी स्मॉल पार्ट्स को हम बोलते हैं शेयर्स। ओके, कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड into a smaller part called share which can be transferred freely from one shareholder to another person। अब ये शेयर होल्डर्स मान लेते हैं कि ये शेयर को परचेज किया ए ने। ओके, ए ने कुछ टाइम तक इस कंपनी में बिताया और जहाँ से अगर उसको प्रॉफिट होता था तो वो प्रॉफिट लेता था, लेकिन इससे बेटर अगर अपॉर्चुनिटी उसको मिलता है तो वो कहीं मूव ऑन कर जाएगा और इस कंपनी के शेयर को उसने बी को सेल आउट कर दिया या बी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो हम जान पाए कि हम लोग ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अपने शेयर्स को। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज फीचर्स। फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। The company must be incorporated or registered under the Companies Act 1956. Without registration, no company can come into existence। अगर हमने कंपनी को लीगली स्टैब्लिश करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस हो मार्केट में, तो हमें अपने कंपनी को स्टार्ट करने से पहले रजिस्टर्ड करवाना होगा। ओके, आपने एक जगह कंपनी को स्टैब्लिश कर लिया, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। अगर कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के अपने कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाता है और कंपनी को स्टैब्लिश करता है तो उसका लीगल एग्जिस्टेंस नहीं माना जाएगा। ओके, अगर हम चाहते हैं कि हमारे कंपनी का एक लीगल स्टेटस हो, लोग उस पर ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करें और उस कंपनी में हम जो भी काम करें वो लीगल तरीके से हो, गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करे और टाइम टू टाइम हमें सारी चीज़ें आराम से करने का मौका मिले, तो इसके लिए कंपनी को सबसे पहले रजिस्टर्ड करवाना होगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा और इनकॉर्पोरेटेड नहीं होगा तो वो कंपनी का एग्जिस्टेंस ही नहीं माना जाएगा। कोई व्यक्ति बोले कि मैंने कंपनी स्टार्ट किया है, वो चिल्ला चिल्ला करके अनाउंस कर रहा है, लेकिन जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया, जो प्रोसीजर, जो स्टेप्स उसने फॉलो करने चाहिए थे कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए, उसने तो किया ही नहीं। अगर उसने किया ही नहीं वो प्रोसीजर, वो काम, और फिर भी वो बोल रहा है कि मेरा कंपनी है, तो कैसे कोई मान सकता है? कानून कैसे मानेगा कि आपने अपने कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया? आपका तो कहीं भी नाम रजिस्टर में है ही नहीं। कानूनी रजिस्टर में उस कंपनी का नाम मेंशन नहीं है, वो प्रोसीजर आपने फॉलो अप नहीं किया जो कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए करना चाहिए था, सो उसका एग्जिस्टेंस मान्य नहीं होगा। द नेक्स्ट वी हैव इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। ये लॉ के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। किसके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है? लॉ के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। एंड इट इज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी अलग होगा और उसके मेंबर्स अलग होंगे। हम दोनों को एक जैसा नहीं बोल सकते हैं या दोनों को एक नहीं बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि इसको हम लोगों ने लीगली इस्टेब्लिश किया है, लॉ के द्वारा हम लोगों ने इसको एग्जिस्टेंस में लाया है। लॉ को पूरा करके, कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करके हम लोगों ने इसको इस्टेब्लिश किया है। दैट्स वाई ये इंडिपेंडेंट है, इसका लीगल एंटिटी है या लीगल आइडेंटिटी है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कैन फाइल सूट्स इन इट्स ओन नेम्स। ओके, ये क्या क्या कर सकता है अगर इसका लीगल एंटिटी है? ये कर सकता है, इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी पर केस कर सकता है अगर उसके साथ फ्रॉड किया, यानी जिस व्यक्ति ने कंपनी के साथ फ्रॉड किया होगा, कंपनी उस व्यक्ति के अगेंस्ट में केस कर सकता है। ओके, एंड इट्स ओन नेम, वो अपने नाम के साथ पर्टिकुलर केस कर सकता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर हम मेंबर्स की बात करें तो हम लोग क्यों नहीं मेंबर्स को मौका देते हैं कि मेंबर्स अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करें?
जैसा कि हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि एक बिजनेसमैन है, वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करता है अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो वो, लेकिन ऐसा तो इसमें कंपनी में नहीं होता है। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा? कंपनी एक अलग है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसके मेंबर्स जो हैं वो अलग हैं। मेंबर्स कंपनी के शेयर परचेस करेंगे तो वो शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, लेकिन वही मेंबर जब अपने शेयर को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देगा तो वो तो अब ऑनर नहीं रहा, ऑनर तो कोई और व्यक्ति हो गया। तो जब जो पहला ऑनर था अगर उसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो तो अब कहीं और मूव ऑन कर गया, तो क्या होगा? इसी कारण कंपनी क्या करता है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो अपने नाम को यूज करता है, कॉमन सील के माध्यम से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। डेथ, इंसॉल्वेंसी और चेंज ऑफ मेंबर्स एज नो इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ कंपनी। कंपनी की एक लाइफ होती है, जैसे हर व्यक्ति का एक लाइफ होता है। कोई 60 साल जीता है, कोई 90 साल तक जीता है, कोई 50 साल में ही डेथ हो जाता है। अगर वो डेथ कर गया तो उसकी लाइफ की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो बंद हो जाती हैं। अब उस व्यक्ति का किसी और से कोई रिलेशन अगर है तो उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर हम लोग मान लेते हैं कि ख़त्म हो गया, क्योंकि अब तो वो डेथ कर गया। अब उसका कोई है नहीं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेगा, ना उसका कोई बेटा है, ना उसको कोई डॉटर है, ना उसकी कोई वाइफ है, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वहीं पर वो फिनिश हो गया। लेकिन कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर एक सोल प्रोप्राइटर है, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ, अगर उसका कोई नहीं है तो वो, अगर उसका डेथ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर फिनिश हो जाएगा, उसको कंटिन्यू करने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर कंपनी के में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका अगर डेथ हो जाता है, अगर उनका इंसॉल्वेंसी हो जाता है और चेंज ऑफ मेंबर्स में तब्दीलियां हो जाती हैं, मेंबर्स अगर चेंज हो जाते हैं, पुराने मेंबर की जगह नए मेंबर आ जाते हैं, एक शेयर होल्डर जो है वो अपने शेयर्स को दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, ये सारी चीज़ें अगर एक कंपनी में हो रही हैं तो उस कारण कंपनी की लाइफ में या कंपनी के काम में कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। ओके, इट कैन कम टू एन एंड, और ये तभी एंड पर आएगा ओनली थ्रू द प्रिस्क्राइब लीगल प्रोसीजर। ओके, हम लोग ने एक प्रोसीजर को फॉलो अप करके, एक लीगल प्रोसीजर को फॉलो अप करके कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाया है, और उसी लीगल प्रोसीजर को फॉलो अप करके हम कंपनी को एंड कर देंगे, कंपनी को बंद कर देंगे। तो हम लोगों ने देखा कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए लीगल फॉर्मेट है, कंपनी को बंद करने के लिए लीगल फॉर्मेट, लीगल प्रोसीजर है। मेरा मन चाहेगा तो हम शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन मेरा मन करता है हम कंपनी को बंद कर दे, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है आप छोड़ के जा सकते हैं, आप अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस वही फॉलो अप किया जाएगा जो लीगल होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर बॉट बाय हिम। जितने भी मेंबर्स हैं और जितने मेंबर ने जितना शेयर परचेस किया है उतना ही उन पे लायबिलिटी बनता है। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में डिस्कस किया था, एक जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जितना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है अपने बिजनेस में, उसका अगर लायबिलिटी इंक्रीज करता चला जाता है तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। उसको अगर अपने घर का प्रॉपर्टी भी बेचना पड़े या घर का कोई सामान भी बेचना पड़े तब भी उसको अपनी लायबिलिटी पूरा करना पड़ेगा। अगर हम पार्टनरशिप को डिस्कस किया था तो उसमें पार्टनर्स की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर हमने HUF बिजनेस को डिस्कस किया था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को डिस्कस किया था, जिसमें जो एल्डेस्ट वन है, जो जिसको हम कर्ता बोलते हैं, उसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और कंपनी में जो हमारे मेंबर हैं, मेंबर यानी जो शेयर जिसने परचेस किया है, जिसे हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, वो उतना ही वैल्यू तक पे करेगा जितना उसने शेयर को परचेस किया है। ओके, वो दूसरे के शेयर्स के वैल्यू को क्यों देगा?
ओके, वो उतना ही लाइबल है जितना उसने बॉट किया है। नेक्स्ट वी हैव इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज इन द हेड्स बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स known as individually as director and collectively as board of directors। मैंने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, एक बॉडी होता है जिसको हम इलेक्ट करते हैं मैनेजमेंट को रन करवाने के लिए। अगर हम एक कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ लोगों की आवश्यकता होगी जो मैनेजमेंट के काम को अच्छे से कर पाए, जो कंपनी को अच्छे से रन करवा पाए। तो कंपनी को अच्छे से रन करवाने के लिए हमें इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होगी, उन लोगों की आवश्यकता होगी जो कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाए। अगर हम किसी को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट कर लेंगे, क्या हमारा कंपनी अच्छे से काम परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और सारे लोग मिल करके अगर डिसीजन लेना, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, अगर सारे लोग मिल करके कोई डिसीजन लेंगे तो हम एक पॉइंट पर एग्री ही नहीं हो पाएंगे। ओके, तो हमेशा उसमें कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा, हमेशा डिस्प्यूट्स रहेगा। तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। यहां पे बोला सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसका जो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो उनके हाथ में होता है। ओके, ऑफ शेयर होल्डर्स नोन एज इंडिविजुअली हम उन्हें डायरेक्टर बोल सकते हैं और कलेक्टिवली हम उन्हें क्या बोल सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, कंपनी में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो सारा हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस मेरिट्स एंड लिमिटेशंस या डीमेरिट्स ऑफ कंपनी। कंपनी का एडवांटेजेस क्या है और उसका डीमेरिट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट इन मेरिट्स आर लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स रिड्यूस द डिग्री ऑफ रिस्क बोर्न बाय हिम। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाया जाए, ज़्यादा उसको टॉर्चर नहीं किया जाए, तो वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाएगा, उसको इतना टाइम मिलेगा कि वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर पाएगा या एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर पाएगा। उसी प्रकार अगर एक कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका जो लायबिलिटी अगर हम लोग अनलिमिटेड कर दें तो उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसी लायबिलिटी को हम सारे शेयर होल्डर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के आधार पर अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो उनका जो लायबिलिटी होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। जो रिस्क रहेगा या जो लायबिलिटी रहेगा वो रिड्यूस होता चला जाएगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर रिड्यूस द डिग्री ऑफ रिस्क। वो जो रिस्क की डिग्री है या जो रिस्क है वो रिड्यूस होगा, वो उतना ही रहेगा जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, बस उतना ही लायबिलिटी उन्हें बेयर करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। जिस प्रकार हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में डिस्कस किया था या कर्ता के बारे में डिस्कस किया था जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी के कारण वो बहुत सारा डिसीजन गलत ले लेता है या प्रेशर में आके वो ऐसा काम कर देता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा या उस बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर हमारे पास ज़्यादा बर्डन होगा या ज़्यादा हमारे पास चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहेंगी तो हम एट अ टाइम राइट डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। हम राइट डिसीज़न तभी ले पाएंगे जब हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। ओके, तो उतना ही लायबिलिटी बेयर करना पड़ेगा जितना उन्होंने शेयर में कंट्रीब्यूट किया है। द नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। Easy transferability of share increases the attractiveness of share for investment। अगर किसी चीज़ को एक बार हम परचेस करके सोचते हैं कि अब तो हम इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अब हमें प्रॉफिट होगा या हमारा लॉस होगा, बेयर तो हमें ही करना होगा, कोई और तो आकर के बेयर नहीं कर सकता या हम इस चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते।
जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर बिजनेस में कभी भी लॉस होगा तो बेयर कौन करेगा? वही सोल प्रोप्राइटर करेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कौन लेगा? वही सोल प्रोप्राइटर लेगा। तो जहाँ पर वो किसी चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, उसको खुद ही बेयर करना पड़ेगा, अकेले ही करना पड़ेगा, तो वो जो होगा लिमिटेड एरिया में हम काउंट हो जाएंगे। हम ज़्यादा खुद को इन्हेंस नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा खुद को हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ों से हम घिरे रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी में जो एक शेयर है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आज मैंने किसी एक कंपनी का शेयर खरीदा, उसमें मैंने प्रॉफिट कमाया, अब मुझे लगता है कि मुझे अब ये शेयर बेच देना चाहिए या ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, तो मैं कर सकता हूँ। दूसरे कंपनी का शेयर मैं परचेस कर सकता हूँ उसको बेच करके या उसको ट्रांसफ़र करके। अगर ये सिचुएशन नहीं होगा तो हम उसको ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है शेयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। हम लोग अगर शेयर परचेस करते हैं किसी भी कंपनी का तो वहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी को फ़ायदा होता, और जब भी शेयर हाई रहता है तो हमें उसमें प्रॉफिट होता है। ओके, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हमें कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, तो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हमारा रिटर्न भी अच्छा होता है। अगर ट्रांसफरेबिलिटी नहीं रहेगा, अगर हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे तो हमारा वहाँ पर लैक ऑफ मोटिवेशन में हम काउंट हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, और इंसॉल्वेंसी भी हम बोल सकते हैं, या चेंज ऑफ मेंबर, ये मेरिट्स में काउंट होता है। बहुत अच्छा ये पॉइंट है, क्योंकि कंपनी जो है वो लीगल प्रोसीजर को फॉलो अप करके बनाया गया है। कंपनी को हम लोगों ने कैसे बनाया है? लीगल प्रोसीजर को फॉलो अप करके बनाया है। तो इसको क्या मिला? लीगल एंटिटी मिला। ठीक है, जिसके पास लीगल आइडेंटिटी है, जिसके पास अपना कॉमन सील है, ओके, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम से कर सकता है, ओन नेम से कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। तो जिसके पास लीगल प्रोसीजर को फॉलो अप करके बनाया गया है, लीगल एंटिटी, कॉमन सील, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और फाइल कर सकता है केस को फाइल कर सकता है किसी के अगेंस्ट में। तो ये अगर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड हो रहा है तो ये फैसिलिटी उस कंपनी को प्रोवाइड होगा जिसका अपना एग्जिस्टेंस है। हम सोल प्रोप्राइटरशिप को तो नहीं बोल सकते, हम पार्टनरशिप को तो नहीं बोल सकते। परपेचुअल एग्जिस्टेंस केवल कंपनी के लिए ही होता है, क्योंकि इसको इफेक्ट नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है कि मेंबर्स का डेथ हो गया है, मेंबर्स चेंज हो गए हैं, पुराने मेंबर चले गए, नए मेंबर आ गए, इससे इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो वही काम करेगा जो वो कंटिन्यू करता चला आ रहा है। मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, लेकिन कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा। जो नए मेंबर्स आएंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। A company can collect huge amount of capital from unlimited numbers of members. अगर कैपिटल की आवश्यकता होगी कंपनी को तो कंपनी बिल्कुल उस कैपिटल को फुलफिल कर सकता है। कहाँ से कलेक्ट करेगा? अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स से कलेक्ट करेगा। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति है, जब भी उसके बिजनेस में कैपिटल की आवश्यकता होगी तो उसी को लाना पड़ेगा, कोई और तो उसमें मेंबर है नहीं। पार्टनरशिप में 2-3 लोग होंगे, उनके द्वारा ही कंट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन कंपनी में हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जिनके द्वारा हम कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं, पैसे को कलेक्ट करवा सकते हैं। हु आर रेडी टू इन्वेस्ट, जो रेडी होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए बिकॉज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। क्यों तैयार हो गए? अगर मैं इस कंपनी का शेयर परचेस करूंगा, जितना मैं इन्वेस्ट करूंगा उतना ही मैं लायबिलिटी बेयर करूंगा, उससे ज़्यादा मैं लायबिलिटी बेयर नहीं करूंगा। ये
अट्रैक्ट करता है पर्सन्स को, इंडिविजुअल्स को, लोगों को कि आप आइए और मेरे कंपनी का शेयर परचेज कीजिए। आप जितना परचेज कीजिएगा उतना ही आपको लायबिलिटी बेयर करना पड़ेगा। ईजी ट्रांसफरबिलिटी, ईजी हम अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा प्रोसीजर को फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा, या हम एक चीज़ को परचेस करके फंस नहीं गए हैं। ऐसा तो नहीं हो गया कि अगर आपने किसी शेयर को परचेस किया तो आप लाइफ टाइम तक उसी में रहोगे, आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम लोगों का लायबिलिटी लिमिटेड है और चांसेस ऑफ हाई रिटर्न। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हमें हाई रिटर्न मिलने का चांसेस होगा। ओके, हमें जो रिटर्न मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, उसका चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसका चांसेस हाई होगा। तो हम लोगों ने स्कोप फॉर एक्सपेंशन में जाना कि हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं ह्यूज अमाउंट फ्रॉम द अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ मेंबर्स, और वो मेंबर इन्वेस्ट करते हैं हमारे कंपनी में बिकॉज उनको कुछ बेनिफिट्स मिलता है, जैसे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, रिटर्न उनको ज़्यादा मिलेगा और वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने शेयर्स को। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अ कंपनी कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। कंपनी को मैनेज करने के लिए हमें उन लोगों की आवश्यकता होगी जो मैनेजमेंट स्किल जिनके पास हो, ओके, जो चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना जानते हो, जो पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट होंगे, प्रोफेशनल होंगे, जिनके पास हाई डिग्री होगा, जो हाईली क्वालिफाइड होंगे। उन्हें हम अगर हायर करते हैं तो हम कम से कम टाइम में अपने कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो या ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करवा सकते हैं। अगर हम अपने कंपनी में अनस्किल्ड को लेते हैं, कम से कम पढ़े लिखे वाले को अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चयन कर देते हैं उनका, या उनको हम रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं और वो डिसीज़न लेने में असमर्थ होते हैं, करेक्ट टाइम पर करेक्ट डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण हम अपने कंपनी को ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी जो है वो लार्ज स्केल पे काम करता है, अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, पैसा का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उन लोगों को हायर कर सकते हैं जो हाईली क्वालिफाइड या एक्सपर्ट्स होंगे। अगर हम हाईली क्वालिफाइड और एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे तो हम अपने बिजनेस से रिलेटेड जितना इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा वो हम अच्छे से ले पाएंगे, हम हर चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे, चीज़ों को हम जज कर पाएंगे, डेटा कलेक्ट करके हम बता पाएंगे कि हमने कौन सी चीज़ में कितना ज़्यादा फोकस करना है, या हम कहाँ पे कम इन्वेस्ट करेंगे या कहाँ पर हमने ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। तो हम प्रोफेशनल्स को मैनेजमेंट में हायर कर सकते हैं बिकॉज ये लार्ज स्केल पे काम करता है, इसके पास जो कैपिटल होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वी हैव लिमिटेशंस और डीमेरिट्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट इज लीगल फॉर्मेलिटीज़। द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज़ वेरी लॉन्ग। अगर हम ये सारा बेनिफिट्स उठा रहे हैं, हमको अगर सारा बेनिफिट मिल रहा है कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर को, कंपनी का एक अपना कॉमन सील है, कंपनी अपने नाम से केस फाइल कर सकता है, कंपनी एक लीगल एंटिटी है या आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इन सारी चीज़ों को आप तब एडवांटेजेस उठा पाओगे जब आप उसका प्रोसीजर फॉलो अप करोगे। ओके, तो इसका जो प्रोसीजर है या फॉर्मेलिटीज़ का फॉर्मेशन करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, लंबा है, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है एंड रिक्वायर लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू बी फुलफिल्ड। हमें बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा, हमें बहुत सारा समय उसमें देना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने कंपनी को एग्जिस्टेंस में ला पाएंगे।
ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने सोचा और 2 दिन के बाद मैंने अपनी कंपनी को स्टार्ट कर दिया। ये सोल प्रोप्राइटरशिप तो है नहीं कि आज मैंने सोचा कि कल मैं इस चीज़ का बिजनेस करूंगा और 2 दिन के बाद मैंने वो चीज़ों को स्टार्ट कर दिया। कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो अप करने पड़ते हैं, या बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ को हमें फॉलो अप करना पड़ेगा, या बहुत सारे लीगल प्रोसीजर को या लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके तभी हम एक कंपनी का फॉर्मेशन या उसका एग्जिस्टेंस हम कर पाएंगे। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज लैक ऑफ सीक्रेसी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी में हमें हर बात सीक्रेट रखने के में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्यों प्रॉब्लम होता है? क्योंकि हमें कुछ चीज़ें पब्लिश करनी पड़ती हैं। सीक्रेसी इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, एज कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश और फाइल इट्स एनुअल अकाउंट्स एंड रिपोर्ट। अगर हम एक पब्लिक कंपनी रन करवा रहे हैं तो पब्लिक कंपनी को क्या करना होगा? टाइम टू टाइम अपने रिपोर्ट्स को या अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि लोग पर्सन्स मेरे शेयर्स को, मेरे कंपनी के शेयर्स को परचेस करें, तो वो मेरे कंपनी के शेयर्स को कब परचेस करेंगे? जब वो मेरे कंपनी के बारे में जान पाएंगे। तो वो मेरे कंपनी के बारे में कब जान पाएंगे? और जब उन्हें रिपोर्ट पता चलेगा, जब हम अपना अकाउंट्स और रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, जब हम अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में लोगों को बताएंगे। जब एक कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता है तब लोग उसके शेयर्स को परचेस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कल होकर के हमें प्रॉफिट होगा। तो अगर हम अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करेंगे और रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करेंगे तो लोग हमारे कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है हमें किसी भी पॉइंट पर आने के लिए। इन अ कंपनी ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन इन द बोर्ड मीटिंग। जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन होते हैं कंपनी से रिलेटेड, हम सारा डिसीजन बोर्ड मीटिंग में लेते हैं। और आफ्टर कंसल्टिंग वेरियस पर्सन, हम बहुत सारे पर्सन्स को कंसल्ट करके या बहुत सारे पर्सन से मिल करके हम किसी एक पॉइंट पर आते हैं और तब जाकर के डिसीजन लेते हैं। And once decision are taken, these have to be communicated to everyone, which is again a lengthy process. अगर एक कंपनी में हमने कोई डिसीजन लेना है तो हमें उन सारे इंपॉर्टेंट लोगों को एक जगह कलेक्ट करना पड़ेगा, उनसे सजेशन लेकर के हम किसी एक पॉइंट पर एग्री हो सकते हैं, या बहुत सारे लोग डिसएग्री होंगे और एक जगह एग्री होंगे। तो उन सारी चीज़ों को अगर हम एक सिस्टमैटिक वे में लेकर के चलना चाहते हैं तो हमें सबकी बात सुनना पड़ेगा और एक पॉइंट पर आना पड़ेगा, जो कि एक लेंदी प्रोसेस है। और उसी इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करने के लिए हमें फिर से एक लेंदी प्रोसेस फॉलो अप करना पड़ेगा। As large number of people are working in company at different levels, so taking and implementing decision is a lengthy process in company. डिसीजन लेना एक लेंदी प्रोसेस है कंपनी में, और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाना भी एक लेंदी प्रोसेस है। हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा, देन हम किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कंपनी का डेफिनेशन, फीचर्स, डीमेरिट्स एंड मेरिट्स को डिस्कस किया। थैंक यू।